हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे अपकमिंग जो आरआरबी अजमेर द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाने वाला है, उसके लिए जो इस्टेब्लिशमेंट रूल हो गया, फाइनेंशियल रूल हो गया, और साथ में राजभाषा सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में हम आज का वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज में इस वीडियो का रहेगा, इसमें हमने जो है तो इस पेपर के कुछ 56 नंबर के क्वेश्चंस 55 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया है। इसके बाद के क्वेश्चंस को हम जो है नेक्स्ट 55 क्वेश्चंस जो है तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और इस पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रेलवे अकाउंट्स आर मेंटेन्ड मेनली फॉर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है कि जो रेलवे अकाउंट्स है आर मेंटेन्ड मेनली फॉर, दैट इज व्हाट, प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ऑपरेटिंग रेशियो और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। सो बेसिकली जो रेलवे अकाउंट्स है दैट इज मेंटेन्ड मेनली फॉर व्हाट, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। इट इज राइट आंसर। ठीक है। सो दिस इज द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट, पब्लिक फंड्स। सो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक फंड्स इज द राइट आंसर। दैट इज रेलवे अकाउंट्स आर मेंटेन्ड मेनली फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक फंड्स। तो बेसिकली इसके अंदर किया क्या जाता है, दैट इज व्हाट, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है। जितना भी आपका रिसीट्स हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, उनकी रिकॉर्ड कीपिंग, एक्सपेंडिचर की रिकॉर्ड कीपिंग हो गई। इसके अलावा आपका जो एक्सपेंडिचर है जो भी हो रहा है वो उसके लिए जितना भी सैंक्शन ग्रांट है, उसके अंदर हो रहा है, वो विद इन सैंक्शन ग्रांट हो रहा है, वो इंश्योर करना। ठीक है। इसके अलावा जो है तो फैसिलिटेटिंग ऑडिट विथ कैग, तो कैग सीएनडीजी के साथ में ऑडिट को फैसिलिटेट करना, और अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दिस इज डन बाय व्हाट, अकाउंट डिपार्टमेंट ऑफ द रेलवे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट फंक्शंस अंडर विच अथॉरिटी ऑन जोनल रेलवे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज व्हाट, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट फंक्शंस। जो जोनल रेलवे के अंदर स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है वह किस अथॉरिटी के अंदर फंक्शन करता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट, पीएफए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट इज प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है। सो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट इज वर्किंग अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट, ये सब नहीं है। ठीक है। यहाँ पे एक बोनस बता दें हम आपको, एक टर्म है दैट इज व्हाट, फाइनेंस कमिश्नर। ठीक है। और अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमिश्नर वाज डन इन द ईयर 1923 से स्टार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है, अ वर्क कैरीड आउट विथ नॉन रेलवे फंड्स। तो नॉन रेलवे फंड्स के द्वारा जो वर्क कराया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज जोनल वर्क, स्पेशल वर्क, नॉन प्लान वर्क और डिपॉजिट वर्क। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ डिपॉजिट वर्क। ठीक है। अ वर्क कैरीड आउट विथ नॉन रेलवे फंड्स इज कॉल्ड अ डिपॉजिट वर्क्स। बेसिकली डिपॉजिट वर्क्स आर एग्जीक्यूटेड बाय रेलवे। ठीक है। दिस इज एग्जीक्यूटेड बाय रेलवे ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइड पार्टीज। आउटसाइड पार्टीज लाइक, अब इसके लिए जो पार्टी हो सकती है, इट में बी स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। ठीक है। इट में भी एनी पीएसयू हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो सकता है, या कोई लोकल बॉडीज हो सकती है। ठीक है। इनके द्वारा जो है लोकल बॉडी हो सकती है। ठीक है। या कोई प्राइवेट फर्म्स भी हो सकता है, कोई प्राइवेट पार्टी भी हो सकती है, प्राइवेट पार्टी। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इंटायर कॉस्ट है, जो भी प्रोजेक्ट है या वर्क है, उसका इंटायर कॉस्ट वो किसके द्वारा वहन किया जाता है, दैट इज डन बाई व्हाट, नॉन रेलवे अथॉरिटी लाइक स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, लोकल बॉडी और प्राइवेट पार्टी। ठीक है। इसके लिए जो भी फंड होगा वो एडवांस में रेलवे के को जमा कराया जाता है और उसके बिहाफ में रेलवे इस वर्क को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। जैसे मैं कुछ डिपॉजिट वर्क के एग्जांपल अगर देना चाहूँ तो लाइक व्हाट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ओवर ब्रिज। तो रोड ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना हुआ, या लेवल क्रॉसिंग का कंस्ट्रक्शन करना हुआ। ठीक है। या जैसे प्राइवेट साइडिंग, जितनी प्राइवेट साइडिंग्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन करना हुआ। ठीक है। लाइक जैसे पोर्ट्स हो गए, आपके पोर्ट्स हो गए या डिफेंस हो गए,
कुछ उनको जोड़ना हुआ, ठीक है, कलवर्ट हो गया, टेलीकॉम लाइंस हो गई। तो इन सब के लिए जो वर्क है वो सब किसके थ्रू होता है, दैट इज व्हाट, थ्रू डिपॉजिट वर्क्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, विच डॉक्यूमेंट अथोराइजेस कॉमेंसमेंट ऑफ वर्कशॉप जॉब। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूछा जा रहा है रेलवे रिसीट्स, टाइम शीट, जॉब कार्ड और वर्क ऑर्डर। तो यहाँ पे दैट इज वर्कशॉप जॉब कॉमेंसमेंट इज अथोराइज बाई व्हाट, वर्क ऑर्डर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बेसिकली जॉब कार्ड के अंदर क्या रहता है, दैट इज रिकॉर्ड जॉब प्रोग्रेस एंड मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जॉब की प्रोग्रेस है और उसके अंदर मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है उसका रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। टाइम शीट के अंदर बेसिकली जो भी लेबर का वर्किंग आवर्स है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज व्हाट, वर्क ऑर्डर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है सिक्योरिटी डिपॉजिट इज फोरफिटेड इन केस ऑफ। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है बेसिकली वह कब फॉरफिट कर ली जाएगी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपने कभी भी अगर जीसीसी वगैरह पढ़ा होगा तो इस केस में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन बेसिकली जीसीसी से पूछा गया है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट दैट इज़ व्हाट 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, कितना है, दैट इज़ व्हाट 5% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। सो 5% ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। This is forfeited in case of what, contractor failed to start the work, contractor failed to complete the work। बेसिकली इसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया है, वेन एवर द कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्ट इज रिसीडेड एज अ होल, ठीक है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, दैट इज व्हाट, रिसीड हो जाए, ठीक है, RESCIEND, वेन एवर कॉन्ट्रैक्ट इज रिसीडेड एज अ होल, ठीक है, देन इन दिस केस आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है दैट मे बी फोरफिटेड, दैट विल बी फोरफिटेड, ठीक है। अगर वो पार्ट में हो रहा है तो इस केस में व्हेनेवर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिसेंडेड एज अ पार्ट, अगर होल नहीं हो रहा है, पूरी तरह से नहीं रद्द किया गया है, अगर उसका कुछ पार्ट छूट गया है या कम कर दिया गया है, तो इस केस में भी जो है एसटी फोरफिट नहीं की जाएगी, ये लिखा हुआ है जीसीसी के अंदर। तो यहाँ से एक इंटरप्रिटेशन अगर हम करें यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्टर फेल्ड टू कंप्लीट द वर्क, तो यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर लग रहा है दैट इज व्हाट, कॉन्ट्रैक्टर अगर फेल्ड हो जाता है टू कंप्लीट द वर्क, देन इन दिस केस में सिक्योरिटी डिपॉजिट में बी फोरफिटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, अकाउंट्स ऑफिस बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट जो है तो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, किस लिए प्रिपेयर किया जाता है। So account office balance sheet is prepared to account for the items of earning received other than through station balance sheet, or to account and watch the progress of realization of carriage bill। Basically जो अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट है वह इन दोनों वर्क्स के लिए जो है प्रिपेयर की जाती है, मेनली टू अकाउंट फॉर आइटम्स ऑफ अर्निंग्स रिसीव्ड अदर देन थ्रू स्टेशन बैलेंस शीट, ठीक है, स्टेशन बैलेंस शीट के अलावा, ठीक है। और इसके अलावा टू अकाउंट एंड वॉच द प्रोग्रेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ कैरेज बिल्स ऑल्सो। लेकिन अगर यहाँ पे ए और बी में चुनना है तो ए इज़ द मोस्ट प्रोबेबल आंसर। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 की बात करूँगा। वर्क्स ऑफ सिमिलर नेचर ग्रुप्ड एज वन एंड सैंक्शन बाय रेलवे बोर्ड विथ लमसम वर्क्स प्रोग्राम आर कॉल्ड। बेसिकली जो सिमिलर नेचर grouped as one and sanctioned by railway board with lump sum works program are called as what, umbrella works। It is very important question and very important, ठीक है, it is very important question। so such grouped sanctions are known as what, umbrella works, ठीक है। तो umbrella works यहाँ पे क्या किया जाता है, बेसिकली यहाँ पे ग्रुप्ड कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है, एक ही तरह का काम है अगर तो उसको ग्रुप्ड करके जो है तो किया जाएगा तो उसको बोलते हैं यहाँ पे अम्ब्रेला वर्क। और वहीं पे अगर इंडिविजुअल लेवल पे काम किया जाए, अगर इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं हो रही है, इंडिविजुअल लेवल पे, तो उसको बोलते हैं आइटमाइज्ड वर्क्स।
सो ईच वर्क इज सैंक्शन इंडिविजुअली विथ डिटेल्ड कॉस्टिंग, है ना, नॉट लमसम, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइटमाइज्ड वर्क्स। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, अम्ब्रेला वर्क्स। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्कशॉप जॉब इंडिकेट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो एस्टिमेटेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, डेविएशन, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्कशॉप जॉब इंडिकेट्स व्हाट, प्रॉफिट और लॉस, कैश शॉर्टेज, स्टोर्स सरप्लस, एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इन कॉस्टिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी इन कॉस्टिंग। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई चीज़ है, या तो एक्सेस एक्सपेंडिचर होगा या तो सेविंग होगा, ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 लिखा है, कैपिटल एट चार्ज इन रेलवेज रेफर्स टू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो कैपिटल एट चार्ज, दिस अमाउंट कैपिटल एट चार्ज, बेसिकली इट रेफर्स एज टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है। सो टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द रेलवे सिस्टम, बेसिकली इट रेफर्स टू सम ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, सम ऑफ व्हाट, सम ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट इज व्हाट, कैपेक्स, ठीक है। इसमें चाहे वो आपका ओपन लाइन से हो, ठीक है, ओपन लाइंस लाइक आपका ट्रैक बनाना हुआ, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, सिग्नलिंग वर्क हो गया, यहाँ पे रोलिंग स्टॉक हो गए आपके, रोलिंग स्टॉक में जैसे आपके कोचिंग्स हो गए, लोकोमोटिव्स हो गए, वैगन्स हो गए, ठीक है। वहीं वर्कशॉप्स हो गई, वर्कशॉप की बिल्डिंग्स, वर्कशॉप्स, बिल्डिंग्स, MNPs हो गई, TNPs हो गई, ठीक है। तो ये सब बेसिकली दैट सम ऑफ ऑल, ये जो पूरा इन्वेस्टमेंट एज अ होल है, ठीक है, दैट इज चार्ज एज कैपिटल एट चार्ज, इट इज़ बेसिकली, इसके अंदर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दैट इज व्हाट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65 की बात करेंगे, दैट इज द स्टेशन कैश कलेक्टेड रिमीटेड इन कैश ऑफिस थ्रू, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्टेशन कैश जो कलेक्ट होता है, द स्टेशन कैश कलेक्टेड रिमीटेड इन कैश ऑफिस थ्रू CRN, that is what, cash remittance note. So option number C is the right answer, cash remittance note, option number C is the right answer. Next है, under capital expenditure primary unit 7 represents, it is very important। देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो प्राइमरी यूनिट है, दैट इज व्हाट, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, वो उसके दो हेड हैं, दैट इज व्हाट, वन इज व्हाट, रेवेन्यू एंड अनदर इज व्हाट, कैपिटल, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। लाइक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं जैसे कि कुछ मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, कुछ रेवेन्यू के लिए जो है, रेवेन्यू के लिए जैसे हम प्राइमरी यूनिट्स देखते हैं, तो प्राइमरी यूनिट्स 1 जो होती है, दैट इज व्हाट, सैलरी एंड वेजेस होता है, सैलरी एंड वेजेस। इसके अलावा प्राइमरी यूनिट 2 जो होता है, डियरनेस अलाउंस होता है। प्राइमरी यूनिट 3 जो है, दैट इज व्हाट, PLB होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, ठीक है। 4 दैट इज व्हाट, HRA। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्राइमरी यूनिट्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है 20 नंबर, आपको याद रखना है 20 नंबर, दैट इज व्हाट, लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस। तो लीव इनकैशमेंट जो होता है, लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, दिस इज PU20। एक PU25 आपको याद रखना है, दैट इज व्हाट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 25 हो गया। इसके अलावा 27 आपको याद रखना है, बेसिकली 27 इज नथिंग बट फॉर कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टॉक। 28 को भी याद रखना है आपको, दैट इज व्हाट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम डायरेक्ट परचेस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 27, 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर PU29 को याद रखना है आपको। PU29 के अंदर बेसिकली है कि जो NPS में जो पैसा गवर्नमेंट लगा रही है, अपना पैसा जो लगा रही है, 14% का एडिशन जो कर रही है, दे रही है, तो वो आपका PU29 के अंदर है,
ठीक है। 30 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। 32 कई बार आ चुका है, कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ याद रखना है, 34 35 और 63 64 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 34 35 के अंदर बेसिकली क्या है, इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट है, किसका, वेजेस का। वेजेस किसका, वेजेस ऑन पीओएच। तो जो वेजेस ऑन पीओएच है एंड अदर रिपेयर्स, उसका इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट। ठीक है, विद इन रेलवे। और यहाँ पे अगर हम मटेरियल की बात करें अगर, तो इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस बेसिकली 34 हो गया। वही इंट्रा रेलवे एडजस्टमेंट फ्रॉम WMS अकाउंट टू रेवेन्यू हेड्स। ओके, सो 35 के अंदर बेसिकली क्या है, यहाँ पे मटेरियल, तो जो मटेरियल यूज होगा है ना, दैट इज व्हाट इंट्रा रेलवे फॉर पीओएच। ठीक है, तो मटेरियल फॉर पीओएच, तो उसका एडजस्टमेंट हो गया यहाँ पे। वहीं 63 के अंदर क्या है, बेसिकली इंटर रेलवे है, सेम थिंग, दैट इज व्हाट इंटर रेलवे एडजस्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है, सो इंटर रेलवे ट्रांसफर, इंटर रेलवे एडजस्टमेंट ऑफ वेजेस ऑन पीओएच एंड अदर रिपेयर्स फ्रॉम WMS अकाउंट टू रेवेन्यू हेड्स। ओके, इन सिमिलर 64 के अंदर भी इंटर रेलवे एडजस्टमेंट है, किसका, मटेरियल का। सो पहले में वेज का है और दूसरे में मटेरियल का। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे याद रख लीजिए 34 35 63 64। ठीक है, फिर एक और इम्पॉर्टेंट है आपको GST का। तो GST आपको पता है, GST के अंदर बेसिकली एक आपका जो है CGST हो गया, एक स्टेट GST हो गया, एक यूनियन टेरिटरी GST हो गया, एक इंटीग्रेटेड GST हो गया। ठीक है, तो CGST के लिए जो PU है, यहाँ पे PU की बात कर लें, CGST के लिए 72 है, SGST के लिए 73 है, UT के लिए 74 है और IGST के लिए 75 है। ये भी आपको याद रखना है। तो ये तो हमने बात कर ली रेवेन्यू की, ये तो अभी आपके काम की है जो कि आता है एग्जाम में। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इस एग्ज़ाम में यहाँ पे जो है तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर से पूछ लिया गया। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के भी कुछ आप PUs को याद रखना है आपको। जैसे PU जो 6 है, बेसिकली PU 6 दैट इज व्हाट फ्रेट ऑन स्टोर्स, फ्रेट ऑन स्टोर्स दैट इज व्हाट PU 6। ये मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूँ। CRRM इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट है। ठीक है, तो क्रेडिट फॉर रिलीज मटेरियल, क्रेडिट फॉर रिलीज्ड मटेरियल, CRRM, दैट इज व्हाट फॉर PU 7। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफर ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स दैट इज व्हाट PU 9। एंड इसके अलावा बाकी तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ भी जो है बेसिकली आपका पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स जो है दैट इज व्हाट पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स PU 3 है। ठीक है, पेमेंट टू कैजुअल लेबर्स दैट इज पेमेंट टू कैजुअल लेबर्स दैट इज PU 2 है। ठीक है, PLB दैट इज PU 10 है। ओके, लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस जो है तो PU 20 है, लाइक रेवेन्यू सेम एज इट इज़ है। तो ये आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो PUs हैं वो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एक है ऑल इंडिया लीव ट्रैवल कंसेशन AILTC दैट इज व्हाट PU 53 है। ओके, तो यहाँ से हमने देख लिया कि ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट इज CRRM। नेक्स्ट है वेजेस ऑफ वर्कशॉप सुपरवाइजरी स्टाफ और ट्रीटेड एज ओवरहेड कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट लेबर, वर्कशॉप सस्पेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट wages of workshop supervisory staff are treated as what overhead cost, that is option number A is the right answer, overhead cost. Next question है, that is expenditure wrongly debited to capital instead of revenue, it is called what? So expenditure wrongly debited to capital instead of revenue, अगर यहाँ पे क्या है देखिए wrongly debit हो गया है। ठीक है, इसको एक्चुअल में होना था रेवेन्यू से, लेकिन ये हो गया है किसमें, कैपिटल में। तो इसको हम क्या कहेंगे, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर और पोस्टिंग एरर। सो इट इज़ कॉल्ड अ एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा हो जाए, ये हमारा बेसिकली होना था रेवेन्यू में और हो गया कैपिटल में।
ठीक है, रॉन्गली डेबिटेड हो गया, या कभी होना डेबिटेड होना था कैपिटल में और हो गया रेवेन्यू में, तो इस केस में उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर बेसिकली क्या है, ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली और पार्शली मिस्ड इन द बुक। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई ट्रांजैक्शन है उसको हमने बुक में लिया ही नहीं है, बुक से ही अगर पूरी तरह से मिस कर दिया या पार्शली मिस कर दिया तो उसको दैट इज़ कॉल्ड ओमिशन। ओमिशन मतलब हमने हटा दिया, मिस कर दिया उसको। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड। इसके अलावा पोस्टिंग एरर का मतलब क्या हो गया, बेसिकली हमने रिकॉर्डिंग में जो है तो मतलब लेज़र पे चढ़ाया तो उसमें कुछ मिस्टेक कर दी। ठीक है, दैट इज़ व्हाट पोस्टिंग एरर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है ब्राउन फील्ड पीएफटी इज कॉल्ड व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएफटी का मतलब हो गया प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। सो ब्राउन फील्ड पीएफटी जो होता है दैट इज व्हाट एग्जिस्टिंग साइडिंग्स कन्वर्टेड टू पीएफटी। तो वेन एवर एग्जिस्टिंग साइडिंग्स कन्वर्टेड टू पीएफटी देन इज कॉल्ड अ ब्राउन फील्ड पीएफटी। और हम अगर कोई प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल्स स्क्रैच से बनाते हैं, मतलब न्यूली डेवलप्ड पीएफटी, सो दिस इज कॉल्ड अ ग्रीन फील्ड पीएफटी। इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन फील्ड पीएफटी। तो ग्रीन फील्ड पीएफटी इज नथिंग बट अ न्यूली डेवलप्ड पीएफटी। ओके, एंड एग्जिस्टिंग साइडिंग्स को अगर हमने पीएफटी में कन्वर्ट कर दिया है दैट इज कॉल्ड अ ब्राउन फील्ड पीएफटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द पावर टू सैंक्शन एक्सपेंडिचर वेस्ट विथ पार्लियामेंट, रेलवे बोर्ड, सीएजी और सीसीएजी और फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट पार्लियामेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन रेलवेज या इंडिया के अंदर जो सिस्टम है दैट इज व्हाट पावर टू सैंक्शन द एक्सपेंडिचर। बेसिकली इसके लिए जो है तो बजट का बजटरी जो प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 112, ठीक है, एवरी एनुअल एक बजट का प्रोविजन रखा जाता है दैट इज सैंक्शन बाई व्हाट पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। पूछा जा रहा है द इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कॉमन टू मोर देन वन शॉप और डिपार्टमेंट विद इन अ वर्कशॉप इज कॉल्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट शेयर हो रहा है बाय द मल्टीपल शॉप और इंटायर ओवर द इंटायर वर्कशॉप, सो इस केस में उसको हम कहेंगे क्या, दैट इज जनरल ऑन कॉस्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड अ जनरल ऑन कॉस्ट. So basically the indirect expenditure incurred in common to more than one shop or department within a workshop then it is called a general on cost. ठीक है, whereas shop on cost के अंदर क्या है, indirect cost incurred within a single shop. ठीक है, so अगर यहाँ पे एक ही शॉप के अंदर हो रहा है that is what सिंगल शॉप के अंदर अगर एक्सपेंडिचर हो रहा है यहाँ पे, तो इस केस में उसको बोलेंगे शॉप ऑन कॉस्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ पे मोर देन वन शॉप इन्वॉल्व हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, दैट इज व्हाट जनरल ऑन कॉस्ट. लाइक जनरल ऑन कॉस्ट का एग्जांपल अगर हम दे, लाइक जैसे कैंटीन हो गया. ठीक है, सो कैंटीन हो गया या मेस रूम्स हो गए. ओके, सो यहाँ पे जो दैट इज कॉस्ट ऑफ शेयर्ड एमिनिटीज. सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 की बात करेंगे. रेलवे लैंड अक्वायर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एज एट. तो रेलवे लैंड अक्वायर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट इज रिकॉर्डेड एट व्हाट नॉमिनल वैल्यूज. सो नॉमिनल वैल्यूज मतलब रिकॉर्ड के रूप में सपोज 1 रुपये के खर्चे पर नाम मात्र के लिए जो है तो उसको दे दिया गया है फॉर रिकॉर्ड कीपिंग ओनली, लाइक टोकन मनी. So nominal value is the right answer. Railway land acquired free of cost is recorded at nominal value. Next question है cash in transit means. It is very important. So cash in transit का मतलब क्या होता है, that is what credit taken by station but not accounted for in books of accounts of that month. Option number A is the right answer. That is called a cash in transit. Next है question number 74. Enhancement of leave on एवरेज पे परमिटेड इन इनकैशमेंट. सो LAP जो हम इनकैश कराते हैं ड्यूरिंग सर्विस दैट शैल नॉट एक्सीड मोर देन व्हाट 60 डेज. तो यहाँ पे पूरी सर्विस में जो है तो हम 6 टाइम्स इसको करा सकते हैं और 6 टाइम्स और नॉट मोर देन 10 डेज. तो 6 टाइम्स और एक बार में 10 डेज इन द ब्लॉक पीरियड ऑफ 2 ईयर्स. 2 ईयर्स का जो ब्लॉक पीरियड हो गया. ठीक है, तो इसमें जो है तो इसका 60 आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे. LOA स्टैंड्स फॉर. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस.
Okay, so option number B is the right answer. That is what letter of acceptance. It is very important. Which statement is true? क्वेश्चन नंबर 76 की बात करेंगे. Assets equal to capital plus liability. So ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. दैट इज व्हाट, इसको हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं कि कैपिटल इक्वल टू व्हाट, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. ओके, वेरी सिंपल, नॉट सो टिपिकल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 77 की बात करेंगे. द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ EOL दैट इज इंजन ऑन लोड इज. सो यहाँ पे जो EOL है बेसिकली इंजन ऑन लोड, इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट मीन्स व्हाट, इंजन शुड बी अवेलेबल टू कस्टमर फॉर देयर लोडिंग एंड अनलोडिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग फ्री टाइम. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. सो दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ EOL. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. व्हाट इज द HSN? क्वेश्चन नंबर 78. HSN इन रेफरेंस टू GST. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे GST के अंदर जो है बेसिकली दो टर्म आते हैं. एक आता है, अभी पढ़ेंगे आप, तो एक आता है HSN और दूसरा आता है SAC. दो तरह के कोड हैं यहाँ पे. HSN कोड इज बेसिकली हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है. हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. ठीक है, और इट इज़ इनिशियली जो है, तो इंटरनेशनली जो है HSN वो है 6 डिजिट का होता है. ठीक है, इनिशियली इंडिया के अंदर भी जो है 6 डिजिट रखा गया था, लेकिन एट प्रेजेंट जो है यह 8 डिजिट का है. तो HSN कोड जो है एट प्रेजेंट दैट इज व्हाट, 8 डिजिट. ठीक है, और HSN कोड्स जो होता है बेसिकली वो किसके लिए होता है, फॉर गुड्स. दिस इज फॉर गुड्स एंड SAC इज फॉर सर्विसेज. ठीक है, तो HSN फॉर गुड्स एंड SAC फॉर सर्विसेज. SAC का फुल फॉर्म जो होता है दैट इज व्हाट, सर्विस अकाउंटिंग कोड. सर्विस, S फॉर सर्विस, अकाउंटिंग कोड. ओके, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस HSN कोड इज डेवलप्ड बाई व्हाट, WCO. W मीन्स व्हाट, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन. इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया. ठीक है, सो ऑप्शन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर 8 डिजिट्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी. PL नंबर इज ऑफ व्हाट, 8 डिजिट. PL नंबर भी 8 डिजिट का होता है, आप सबको पता होगा. इसमें बेसिकली मेन ग्रुप, ठीक है, देन सब ग्रुप, देन इंडिविजुअल आइटम नंबर, देन लास्ट इज चेक डिजिट. तो टोटल जो है, ठीक है, टोटल 8 डिजिट का ये PL नंबर होता है. द करंट GFR इज ऑफ विच ईयर? क्वेश्चन नंबर 80. सो द करंट GFR दैट इज, GFR मीन्स व्हाट, जनरल फाइनेंशियल रूल. जनरल व्हाट, फाइनेंस रूल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो करंट GFR है दैट इज 2017. ठीक है, GFR 2017. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज इन फोर्स फ्रॉम 8 मार्च 2017. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ रिमेंबर इट, दिस क्रूशल डेट. 8 मार्च 2017 से इसको जो है तो इफेक्ट में लाया गया. और इसके पहले जो है कौन सा GFR था, तो GFR 2005. ठीक है, GFR 2005 में रिवीजन किया गया और अभी GFR 2017 इन फोर्स है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. GFR को आप याद रखिए यहाँ पे. इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है दैट इज़ व्हाट, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी. आपने सुना होगा, दैट इज़ व्हाट, कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली यह जो है तो रूल नंबर 21 ऑफ GFR है. ठीक है, GFR के अंदर जो रूल नंबर 21 है वहाँ पे मेंशन किया गया है व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस प्रॉपर्टी और कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखिए, ये पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 21. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 81 की बात करेंगे. द परसेंटेज ऑफ GST चार्जेबल ऑन AC क्लास ट्रेवल इन द रेलवेज इज. सो द परसेंटेज ऑफ GST चार्जेबल ऑन AC क्लास ट्रेवल इन रेलवेज इज व्हाट, 5%. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 82 है. मॉनेटरी लिमिट ऑफ डायरेक्ट एक्सेप्टेंस केस विदाउट टेंडर कमिटी इन ओपन टेंडर. विदाउट टेंडर कमिटी इन ओपन टेंडर मॉनेटरी लिमिट फॉर डायरेक्ट एक्सेप्टेंस इज व्हाट, 50 लाख. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. UDM स्टैंड्स फॉर, UDM जो है बेसिकली इट इज़ डेवलप्ड बाई क्रिस. किसको तरह डेवलप किया गया है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज डेवलप्ड बाई क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम. बेसिकली UDM का जो फंक्शन है वह हेल्प करता है लाइक मटेरियल मैनेजमेंट में.
ठीक है। मटेरियल मैनेजमेंट में हेल्प करता है, आपका जो इन्वेंट्री है उसको ट्रैक करने में, इट बेसिकली ट्रैक इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक अच्छा टूल है। स्क्रैप डिस्पोजल का एक अच्छा टूल है, तो स्क्रैप को डिस्पोज करना है तो उसके लिए जो है, ठीक है। तो इस तरह से जो है तो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टूल है, ठीक है, यूडीएम। और इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज़ व्हाट यूजर डिपो मॉड्यूल होता है। क्या होता है? यूजर डिपो मॉड्यूल। और यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज़ नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे यूजर डिपो मॉड्यूल होना चाहिए, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे। रेलवे लैंड अपीयर्स इन बैलेंस शीट एज, तो आपको पता होगा रेलवे लैंड्स जो है बैलेंस शीट के अंदर कैसे अपीयर होती है, दैट इज़ व्हाट फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की तरह अपीयर होती है। और इसको हम दूसरे टर्म में यूज़ कर सकते हैं व्हाट नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अनएडजस्टेड ट्रैफिक सस्पेंस इम्पैक्ट्स ओनली रेवेन्यू, ओनली बैलेंस शीट, बोथ बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू। So basically unadjusted traffic suspense is impacts both balance sheet and revenue. So option number C is the right answer. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करेंगे। दैट इज डेफिनेशन ऑफ सिमिलर वर्क्स इज अप्रूव्ड बाई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिकली डेफिनेशन ऑफ सिमिलर वर्क्स इज अप्रूव्ड बाई PHOD, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन ओपन लाइन्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। फ्रिक्वेंसी ऑफ अकाउंट्स स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ ए कैटेगरी आइटम्स इन स्टोर डिपो इज डन। सो फ्रिक्वेंसी पूछा जा रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में फिर से आने की बहुत प्रबल संभावना है। सो जितने भी ए कैटेगरी के आइटम हैं, ए कैटेगरी के आइटम को हर एक 6 महीने में रिव्यू किया जाता है, 6 मंथ में। बी कैटेगरी के आइटम को एनुअली किया जाता है 1 साल में, और सी कैटेगरी के आइटम को जो है तो हर 2 साल में, दैट इज़ बाई एनियल किया जाता है। ओके। सो ए कैटेगरी आइटम वंस इन अ 6 मंथ, वंस इन अ 6 मंथ या ट्वाइस इन ए ईयर, ठीक है, 1 साल में 1 बार और 2 साल में 1 बार इसको जो है 2 साल में 1 बार इसको यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, अकाउंट स्टॉक वेरिफिकेशन होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा कुछ और यहाँ पे फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं। दैट मटेरियल एट साइट वर्क्स वंस अ ईयर होता है, ठीक है। सो मटेरियल एट साइट अगर बात करें तो वंस अ ईयर होता है, वंस अ ईयर। जितने भी MNP एंड TNP है, MNP एंड TNP, उनकी जो फ्रिक्वेंसी वंस इन अ 3 ईयर है, वंस इन अ 3 ईयर होता है, ठीक है। स्टोर विथ इम्प्रेस्ड होल्डर, इम्प्रेस्ड होल्डर once in a 2 year, once in 2 years. So it is very important, please remember it, all frequency it is very important. So इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 6 मंथ्स। इसका आंसर मैंने बता दिया आपको PHOD। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू, बेसिकली ट्रायल बैलेंस जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 की बात करेंगे। एन एक्सेस फेयर इज कलेक्टेड बाई TT बट रिफंड इज पेंडिंग सैंक्शन टिल सैंक्शन अमाउंट शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, सन्ड्री अर्निंग्स और लाइबिलिटी अंडर ट्रैफिक सस्पेंस और डिपॉजिट मिसलिनियस। सो बेसिकली दिस विल बी ट्रीटेड एज व्हाट लाइबिलिटी अंडर ट्रैफिक सस्पेंस। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है Question number 90. The demands for grants of Indian Railways are presented to Parliament under which demand number? It is very important, and this demand number is magical number is what? 85. ठीक है, 85. Next one is question number 91. Dash dash is the basis for claiming payment for by supplier for the supply of material. तो basically dash dash is the basis for claiming payment by supply for the by the supplier for the supply of material. तो इसके लिए रिसीट नोट इज द बेसिस फॉर क्लेमिंग पेमेंट्स। रिसीट नोट कब जारी होगा? जब आइटम क्या हो जाएगा आपका, रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो है तो सप्लायर क्लेम करेगा पेमेंट के लिए आफ्टर रिसीविंग द व्हाट रिसीट नोट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे। द बजट पास्ड विदाउट डिस्कशन ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे क्या है, बहुत सारी डिमांड्स हैं, तो कुछ डिमांड्स को क्या है ग्रुप में विदाउट डिस्कशन एक साथ जो है तो पास कर दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, इस प्रक्रिया को बोलते हैं गिलोटिन। ओके, ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट है ना, कई डिमांड्स जो है तो ग्रुप विदाउट डिस्कशन ग्रुप में एक साथ पास कर दी जाती है सर्वसहमति से। सो दैट इज़ कॉल्ड है गुलेटिन। नेक्स्ट है, बेसिकली गुलेटिन वर्ड जो आया है वो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे। अनक्लेम्ड फ्रेट ट्रांसफर्ड टू सन्ड्री अर्निंग्स इज लेटर क्लेम्ड बाई कंसाइनी, प्रॉपर अकाउंटिंग एंट्री वुड बी। सो अनक्लेम्ड फ्रेट ट्रांसफर टू सन्ड्री अर्निंग। ठीक है, अनक्लेम्ड जो फ्रेट है वह ट्रांसफर हो गया किसमें, सन्ड्री अर्निंग में, एंड लेटर क्लेम्ड बाई कंसाइनी। अब उसके बाद में जो है कंसाइनी ने उसको क्लेम कर लिया, तो प्रॉपर अकाउंटिंग कहाँ होगी, दैट विल बी अंडर व्हाट, डेबिट सन्ड्री अर्निंग। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। द चेक एक्सरसाइज बाय अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड व्हाट। सो अकाउंट डिपार्टमेंट जो है ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर जो चेक करता है दैट इज कॉल्ड अ इंटरनल चेक। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ रेलवे वर्कशॉप, द एफिशिएंसी ऑफ रेलवे वर्कशॉप एक्टिविटीज the efficiency of railway workshop activities is dependent on the functions of। तो वर्कशॉप जो रेलवे वर्कशॉप की एक्टिविटीज़ की एफिशिएंसी है वह किस पर डिपेंड करती है, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पर, पीसीओ पर। बेसिकली पीसीओ ही मेंटेन करता है पूरा कि मैन मटेरियल मशीन का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, है ना, पूरा जॉब कार्ड का जो मूवमेंट है या शेड्यूल मूवमेंट्स है वो कैसे होंगे, वो पूरा जो शेड्यूल है वह तय करता है कौन, प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। विच फंड्स वाज क्रिएटेड आफ्टर एबॉलिशिंग द रेलवे सेफ्टी फंड। तो रेलवे सेफ्टी फंड दैट इज व्हाट, उसको एबॉलिश किया गया और उसकी जगह पे एक फंड लाया गया दैट इज व्हाट, RRSK। ठीक है, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। ठीक है, इन द ईयर 2017-18। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर जो है तो 1 करोड़ कॉर्पस फॉर अलोकेट किए गए फॉर 5 ईयर। ठीक है, सो राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष इज द राइट आंसर। फॉइस इज रिलेटेड टू, तो बेसिकली फॉइस इज नथिंग बट अ फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज फॉर व्हाट, गुड्स ट्रांजैक्शन। वहीं कोचिंग ट्रांजैक्शन की बात करें तो कोचिंग ट्रांजैक्शन के लिए क्या है, कॉइस है। ठीक है, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है SOP पार्ट डी डील्स विथ मैटर्स ऑन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। SOP के हर एक पार्ट्स को आपको याद रखना है कि किस पार्ट में जो है तो क्या लिखा गया है, तो प्लीज़ बाय हार्ट ऑल SOPs। जैसे अगर हम बात करें कि टोटल जो है तो A से G तक आपको सभी SOPs याद होनी चाहिए कि कितने पार्ट हैं, तो देयर आर टोटल A to G। तो A के अंदर क्या है, बेसिकली A इज़ फॉर वर्क्स मैटर हो गया। B इज़ फॉर मेडिकल मैटर, B के अंदर क्या है, मेडिकल है। C इज़ फॉर मिसलिनियस, D इज़ फॉर स्टोर, E इज़ फॉर कॉमर्शियल, F फॉर इस्टेब्लिशमेंट फॉर बोथ गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड, एंड G फॉर सिक्योरिटी, ओके। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि पार्ट डी इज़ फॉर स्टोर। पार्ट डी के अंदर क्या है, स्टोर। सो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। मेडिकल दैट इज व्हाट, पार्ट बी। एस्टेब्लिशमेंट दैट इज पार्ट एफ। वर्क्स दैट इज पार्ट ए। ठीक है, सो प्लीज़ बाय हार्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। अंडर द ऑप्शन क्लॉज परचेजर रिजर्व्स द राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज द क्वांटिटी नॉट एक्सीडिंग 30% ऑफ द ऑर्डर्ड क्वांटिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, 30%। आपको याद रखना है 30%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइन्स रिकवर्ड फ्रॉम वेंडर्स गोज टू विच हेड ऑफ अर्निंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फाइन्स रिकवर्ड फ्रॉम वेंडर्स गोज टू
सन्ड्री अर्निंग, बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट सन्ड्री अर्निंग्स, ठीक है। और सन्ड्री अर्निंग के अंदर जो है आपका Z650 है, दैट इज Z650 के अंदर बेसिकली दिस इज व्हाट अदर अनक्लासिफाइड रिसीट्स, और इसमें अदर अनक्लासिफाइड रिसीट्स के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो जो फाइन्स रिकवर्ड होती हैं फ्रॉम वेंडर्स वह इस हेड में जाते हैं, Z650। ओके, Z242 के अंदर बेसिकली जो है दैट इज कॉमर्शियल लाइसेंसिंग ऑफ रेलवे लैंड है, दिस इज फॉर व्हाट रेलवे लैंड, क्या है, कॉमर्शियल लाइसेंसिंग है, कॉमर्शियल लाइसेंसिंग। ओके, नेक्स्ट Z330 है बेसिकली हॉलेज कॉस्ट ऑफ पेंट्री कार, हॉलेज कॉस्ट ऑफ व्हाट पेंट्री कार्स, दैट इज Z330। Z510 है बेसिकली अनक्लेम्ड डैमेज गुड्स, अनक्लेम्ड एंड डैमेज्ड गुड्स। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेसिकली Z650 इसके अंदर बेसिकली सन्ड्री अर्निंग्स है, कॉस्ट ऑफ स्टोर्स बुलेटिन हो गया, फाइन्स रिकवर्ड फ्रॉम वेंडर्स, रिकवरीज फ्रॉम ऑक्यूपेंट्स ऑफ रेलवे रेस्ट हाउसेस ऑन अकाउंट ऑफ oil and electrical charges, these are the part of what Z650, so option number D is the right answer। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, क्योंकि आपके फ्री के नंबर हैं जो कि आपको कंपटीशन में अंदर रखते हैं, तो इन्हें मिस नहीं करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द ऑफिशियल लैंग्वेज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आर्टिकल 343 आपको पता ही होगा, दिस इज आर्टिकल डेडिकेटेड फॉर व्हाट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड देवनागरी स्क्रिप्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्टिकल 120 बेसिकली यहाँ पे क्या है, दैट इज़ व्हाट बिजनेस लैंग्वेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट। तो भारतीय संसद के अंदर जो वहाँ के कार्य करने की भाषा है वह कौन सी रहेगी, बेसिकली हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बोला जा रहा है कि एज पर आर्टिकल 120 चाहे तो जो लोकसभा के अंदर हमारे स्पीकर साहब हैं और राज्यसभा के अंदर जो चेयरमैन साहब हैं, अगर कोई एमपी जो है वह चाहता है कि वह उसको इंग्लिश और हिंदी अगर नहीं आती, या फिर वह चाहता है कि अपनी वो मदर टंग में बात करे, तो उसके लिए जो परमिशन है मदर टंग में बात करने की वो दे सकते हैं स्पीकर और चेयरमैन साहब, उनकी अनुमति पर, उनके परमिशन पर जो है, तो वह मेंबर्स अपने मदर टंग में अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वो अपनी बात को रख सकता है, ठीक है। तो लेकिन प्राइमरी लैंग्वेजेस अगर बात करें तो प्राइमरी लैंग्वेज इज व्हाट, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, दिस इज व्हाट प्राइमरी लैंग्वेज। वेयरएज मदर टंग अलाउंस किसके रिकमेंडेशंस पर है, दैट इज स्पीकर एंड चेयरमैन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूजेज ऑफ इंग्लिश वॉज प्रोवाइडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। तो 1950 से 1965 15 साल के लिए जो है यहाँ पे यूज ऑफ इंग्लिश वॉज प्रोवाइडेड। इन विच ईयर वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास, दो 1963। अब यहाँ पे आप डेट भी याद रख लीजिए, 10 मई 1963, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 मई 1963, ठीक है। देर आर टोटल 9 सेक्शन इन इट, 9 सेक्शन। हु मॉनिटर्स द यूज ऑफ हिंदी इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर जो हिंदी का यूज़ है उसको मॉनिटर कौन करता है, दैट इज व्हाट डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज वर्क्स अंडर द होम मिनिस्ट्री, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी,
तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? दैट इज व्हाट? होम मिनिस्टर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हिंदी फोर्टनाइट इज जनरली सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? सो दिस मंथ इज सेप्टेम्बर. बेसिकली ये 14 सितंबर से 28 सितंबर तक का टाइम होता है. दैट इज कॉल्ड हिंदी पखवाड़ा. ठीक है. वॉट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट? तो अभी हमने देखा यहाँ पे बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट. एट वॉट लेवल इन द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी फॉर्म्ड? ओनली एट द मिनिस्ट्री लेवल, डिपार्टमेंट लेवल, स्टेट लेवल और वॉट ऑफिस लेवल? सो एट वेरियस ऑफिस लेवल जो है तो ये फॉर्म होती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109 की बात करेंगे. विच स्टेट कम्स अंडर रीजन बी? तो बेसिकली GMP दैट इज गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब. सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट? दैट इज GMP, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर. बाकी ये तीनों ए कैटेगरी के स्टेट हैं. हु प्रोवाइड्स हिंदी ट्रेनिंग टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़? दैट इज सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से टोटल हमने जो है तो ये इस सेशन में टोटल 55 क्वेश्चंस को रिव्यू किया. और 55 क्वेश्चंस ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ जरूर शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.